नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक विषय पर। ऐसी खबरें हैं हमारे पास जिसका हम विश्लेषण भी करेंगे। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो खबरें हैं, और उसके अलावा एसपी सिंह की भी एक खबर आई है, निकल कर अभियान चलाया उन्होंने। आखिरकार वो सक्रिय जरूर हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक सबसे बड़ी खबर पर, क्योंकि बलवान पूनिया का बादरा विधानसभा में, डुंगराना में और मलखेड़ा में, बादरा में जगह जगह स्वागत हुआ। जो पूरक बजट में बादरा के लिए घोषणाएं करवाई, और जो बजट जारी हुआ था अशोक गहलोत द्वारा, अंतिम बजट इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार का, उसमें भी बादरा के लिए अनेक घोषणाएं थी। तो इन सभी घोषणाओं के लिए बलवान पूनिया का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया, स्वाभाविक था। घोषणाएं आखिर धरातल पर उतर कर, जमीनी स्तर पर वो तैयार होकर जनता के सामने लाभ के रूप में आ जाएगी, तब उन घोषणाओं को दोस्तों कहीं ना कहीं क्रियावंत रूप जब तक ना मिले तब तक घोषणाएं हैं, घोषणा ही रहेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी घोषणा थी पूरक बजट में, जो कि ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को राजकीय कन्या महाविद्यालय में बदलने की। क्षेत्र में खुशियां भी मनाई गई थी इसको लेकर, लेकिन इस घोषणा की हवा निकल चुकी है दोस्तों। अब घोषणाएं वापस होने लगी है। आखिर क्या हुआ, इसको लेकर मैं विस्तार से बताऊं तो आज जाट समाज संस्थान की बैठक इस ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में आयोजित की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया, और जाट समाज संस्थान के अध्यक्ष सतपाल नेहरा के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की गई। और अनेक वक्ताओं ने, जो विषय था मैं आपको बता रहा हूँ, उस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए, और लगभग सभी के विचार एक समान थे। और यही कारण रहा कि सर्वसम्मति से फैसला लिया जाट समाज संस्थान ने कि ये ग्रामीण कन्या महाविद्यालय जो है, उसको सरकार ने पूरक बजट में राजकीय ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में बदला था, उसको सरकार को नहीं सौंपेंगे। अगर सरकार को ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बनाना है तो वो अपनी सरकारी ज़मीन पर बनाए। इसमें लोगों की अथक मेहनत, कड़ा प्रयास, कड़ा परिश्रम है, उसको हम इस प्रकार से नहीं सौंप सकते। और डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया कि भविष्य में इसी संस्था को निजी रूप से सभी के मिलजुल कर सहयोग के साथ ही आगे बढ़ाया जाएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली गरीब कन्याएं हैं, उनके लिए यहाँ विशेष सुविधाएं हैं, और उनको सहयोग भी किया जाता है। वो निरंतर इसी तरह जारी रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका बलवान पूनिया को कहे या सरकार को कहे या उस पूरक बजट की उस घोषणा को कहे, ये लगा है। और क्षेत्र के लोगों ने, जिन लोगों ने मेहनत करके इस संस्था को खड़ा किया था ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के रूप में, अब वो कमर कस चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें नहीं चाहिए आपके सरकार का ठप्पा, और हम इसको निजी रूप से ही इसी प्रकार आम जन के सहयोग से चलाते रहेंगे। तो ये योजना जरूर वापस हुई है। इस योजना की एक प्रकार से ये कहे कि हवा निकली है, और अन्य घोषणाएं जब धरातल पर उतरेगी तो हम उस पर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन आज की ये सबसे बड़ी बैठक और मीटिंग रही, और क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सरकार द्वारा घोषणा की गई है, लेकिन यहाँ जो है वो सरकार को सौंपने के लिए मना कर चुके हैं इस ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को। इसके अलावा अब बात करेंगे दोस्तों, कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो लगातार गाँव में जारी है, और लगातार इस योजना के तहत गाँव में सभाएं की जा रही है। लोगों को कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बताया जा रहा है, और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाने का आह्वान भी किया जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार उतरेगा?
मैदान में टिकट लेकर, ये बड़े सवाल है। क्षेत्र में चर्चा आज भी चल रही है और बलवान पूनिया तो स्पष्ट रूप से बलवान पूनिया का कहना है कि वो किसी को अशोक गहलोत से कांग्रेस की टिकट नहीं लेकर आने देंगे। तो आखिर क्या करेंगे? क्या बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट लेकर आएंगे? दोस्तों, इसके लिए भी वो इनकार करते रहे हैं हमेशा। वो माकपा की टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की टिकट यहाँ नहीं लाने देंगे। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, पीछे की छोड़े, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हुआ है, कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ हुआ है। और कांग्रेस का जो वोट बैंक, जो विचारधारा के लोग थे, अभी भी तड़प रहे हैं अपना वजूद अलग से बनाने के लिए। लेकिन बहुत से लोगों का, बहुत से बड़े वर्ग का कांग्रेसी विचारधारा का जो था, उसका सम्माहित हो चुका है वो बलवान पूनिया के वोटरों में। एक प्रकार से वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं बलवान पूनिया के साथ माकपा में। तो माकपा और कांग्रेस अब एक प्रकार से मजबूत ताकत के रूप में उभर कर सामने आई है। आपने देखा होगा 82,204 वोट मिले थे बलवान पूनिया को, कांग्रेस को भी यहाँ 37,000 वोट मिले थे। लेकिन जिस प्रकार से अब संजीव बेनीवाल का भी कारवां आगे बढ़ा है, उससे अब, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊं 2018 के चुनाव में 2,06,000 से कहीं अधिक वोट पोल हुए थे। इस बार जो वोट पोल होंगे उसकी संख्या 2,20,000 से ज़्यादा होगी। तो कल, अब इस बार मैदान में ज़्यादा उम्मीदवार भी नहीं है और दोस्तों बड़े उम्मीदवार भी नहीं है। अगर कांग्रेस की टिकट नहीं आई तो 2 उम्मीदवारों में ही सबसे ज़्यादा वोट डिवाइड होने वाले हैं, ये भी तय है। तीसरा उम्मीदवार बजरंग सहारण है, उनकी चर्चा अभी बहुत काफ़ी पिछड़े हुए हैं, लेकिन बजरंग सहारण भी समय पड़ा है। वो बड़ी टिकट भी लेकर आ सकते हैं, वो कांग्रेस की टिकट लेकर भी आ सकते हैं, उनके प्रयास भी कर रहे हैं, उनके वो संपर्क भी है, उन अपने संपर्क वो टंटोलने में भी लगे हैं। देखते हैं ये अभी कहाँ तक पहुँचेगा कारवां या सिलसिला। लेकिन हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की, और कांग्रेस की कलाना, चौबारा, रामबास, किराड़ा, छोटा किराड़ा, बड़ा जिज्ञासरी आदि में सभाएं हुई। आज भी जिज्ञासरी में सभाएं हुई और जो भाषण दिए जा रहे हैं उससे यही है कि कांग्रेस की टिकट से वो सामूहिक रूप से किसी एक नाम पर चुनाव लड़ेंगे। टिकट मांग रहे हैं, दयानंद बिरवाल भी टिकट मांग रहे हैं, सत्यपाल नेहरा भी टिकट मांग रहे हैं, सेठ सिंह गोस्वामी भी टिकट मांग रहे हैं, और ऐसे नाम हमने कल भी आपको बताए थे, करीब 15 के करीब ये नाम है। लेकिन किसी एक को टिकट मिलेगी तो सामूहिक रूप से उसके साथ लगकर चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है गाँव में, अपने संबोधनों में। ये देखने वाली बात है कितनी ईमानदारी के साथ वो लगे रहेंगे और टिकट उनको अलग से मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर बलवान पूनिया अपनी करने में कामयाब रहते हैं, या फिर आचार संहिता लगती है जब सब कुछ पावर लेस हो जाती है, सरकार और उसके मंत्री और उसके विधायक, और जो ताकतवर रहता है वो रहता है चुनाव आयोग और राज्यपाल। तो दोस्तों उस समय क्या होता है नज़ारा, किस प्रकार का वातावरण बदलता है और कौन ताकतवर रहता है, कौन किसको टिकट दिला पाने में कामयाब रहता है। क्या कांग्रेस पार्टी में उस समय भी बलवान पूनिया उतने ही ताकतवर रहेंगे, ये देखने वाली बात है। तो हम बात कर रहे हैं ताकत की। तो ताकत क्या कांग्रेस के नेताओं के पास रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और बलवान पूनिया को कहीं ना कहीं फ़ायदा है, यहाँ कांग्रेस टिकट ना लेकर कोई मैदान में उतरे तो इसका सीधा फ़ायदा बलवान पूनिया को होता है। इसमें कतई कोई फायदा, जो दो राय है वो नहीं है, संदेह शक सुबह है जो नहीं है। ये एकदम शीशे की तरह साफ है कि कांग्रेस की टिकट अगर कोई यहाँ लेकर नहीं आता है, नहीं लेने दी जाती है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बलवान पूनिया को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि मैदान में कौन और किस प्रकार की टक्कर हो सकती है। हमने पहले भी आपको बताया था, बजट जो बेल्ट पेपर है उसमें क्या हो सकता है, माकपा, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस, आरएलपी,
आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ उतर सकते हैं और उतरने भी चाहिए, संभावना भी है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन बात कांग्रेस की हो रही है, तो बैलेट पेपर में तो निर्दलीय भी अनेकों खड़े होते हैं। पिछली बार 13 खड़े हुए थे बैलेट पेपर में 2018 की चुनाव की बात करें तो। इस बार भी 1 दर्जन से अधिक चेहरे बैलेट पेपर में नज़र आ सकते हैं। लेकिन वो प्रभावशाली कितने हैं, वो 100, 200, 300, 500 वोटों वाले कितने हैं और हजारों वोट लेने वाले चेहरे कितने हैं, ये देखने वाली बात है। तो संजीव बेनीवाल, अब एक बात की हम और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बार बार एक चर्चा कस्बा क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष की या बलवान पूनिया की एक सफल कैंपेन भी हम मान सकते हैं कि संजीव बेनीवाल की टिकट कट चुकी है। बार बार ये चर्चा आ रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप भी अगर इस विधानसभा क्षेत्र के हैं तो उसके बारे में सोचिएगा आप, कि पहले हम बात करते हैं बीजेपी की टिकट के। बीजेपी की टिकट के दावेदार यहाँ अशोक सैनी, जयदीप डुड्डी और रामकृष्ण भाकर, जो कि 7 पंचायतों में वजूद रखते हैं, ज़्यादातर नौर की राजनीति करते हैं। उनका नाम ना भी लिया जाए तो जयदीप डुड्डी प्लस अशोक सैनी और संजीव बेनीवाल, ये 3 नाम है। जयदीप डुड्डी बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। अशोक सैनी यहाँ टिकट नहीं मांग रहे हैं, वो किसी और जिले के एक सैनी समाज बहुल इलाके से टिकट की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या संजीव बेनीवाल की टिकट कट सकती है? हम यही सवाल है, थोड़ा सा लीक से हटकर अब बात करते हैं, बलवान पूनिया की बात करते हैं, माकपा टिकट की। माकपा टिकट में सर्वमान्य उम्मीदवार बलवान पूनिया है, लेकिन अगर वो कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव लड़ती है, चर्चाएं हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ बलवान फगेड़िया भी माकपा की टिकट लेकर चुनाव मैदान में लड़ सकते हैं। सुरजीत बिजारनिया भी एक बड़ा चेहरा है। तो यह कांग्रेस और माकपा और भाजपा की स्थितियां बराबर है। सब में, दोनों ही पार्टियों में, जैसे बीजेपी में संजीव बेनीवाल एक तरफा और सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में सामने है, तो वहीं माकपा से भी बलवान पूनिया, क्या बलवान पूनिया की माकपा से टिकट कट सकती है? सोचने वाली बात है। नहीं तो उस हिसाब से क्या बीजेपी से संजीव बेनीवाल की टिकट कटेगी तो वो किसको मिलेगी और वो क्यों मिलेगी? क्या पार्टियों के पैमाने नहीं होते हैं? क्या पार्टियों के सर्वे नहीं होते हैं? क्या पार्टियों के पास नेताओं की धरातल की रिपोर्टें नहीं जाती है? इस बिना पर टिकटें दी जाती है। हम किसी के बारे में कहें उसकी टिकट कट सकती है, उसको मिल सकती है, उसकी कट के उसको मिल सकती है, तो ये एक प्रकार से निराधार सी बातें हैं, बेसिर पैर की सी बातें जान पड़ती हैं। तो लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, बलवान पूनिया को कांग्रेस की टिकट नहीं मिले तो इसमें दोस्तों बहुत फायदा होगा, क्योंकि बलवान पूनिया के हिस्से में कांग्रेस का वोट बैंक आ चुका है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। लेकिन अब बात करते हैं एसपी सिंह की, जो कि बीजेपी की टिकट की लाइन में भी है और कांग्रेस की टिकट की लाइन में भी उनको बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में उनके भाई डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक भी रह चुकी है और गत चुनाव में वो 37,000 वोट भी कांग्रेस की टिकट पे लेकर गए हैं। उसी घराने से जब एसपी सिंह निकलकर चुनावी मैदान में आते हैं तो सबसे पहले तो उनका दावा कांग्रेस की टिकट पर बनता है। अब उनके संपर्क किस नेताओं के साथ है, वो टंटोल रहे हैं संपर्क। उनको एक ऐसा नेता नहीं मिल रहा है जो उनको ऐसा कह दे कि हम आपको टिकट दिला देंगे, आप जाके बीजेपी का प्रचार प्रसार करो, या बीजेपी या कांग्रेस में आप इस प्रकार के खुल के आप प्रचार प्रसार करो। लेकिन उनको कोई ऐसा नेता नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों, नेताओं के पास टिकटें नहीं होती, कोर कमेटी बैठती है, उसके लिए सर्वे होता है। हमने अभी आपको बताया, टिकटें मिलना इतनी आसान नहीं है दोस्तों। टिकटों के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, धरातल पर पांव जमाकर दिखाना पड़ता है। और आपको याद होगा 2013 में 14 चेहरों को नकारते हुए भाजपा की टिकट संजीव बेनीवाल को एक कांग्रेसी को दे दी गई, वो ऐसे ही नहीं दी गई। यहाँ से जो सर्वे की रिपोर्ट गई थी, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सर्वे रिपोर्टों में संजीव बेनीवाल का नाम अव्वल था, प्रथम पायदान पर था।
और यही रीज़न रहा कि एक एक जो 14 चेहरे थे टिकट मांगने वाले, जब पार्टी पर्यवेक्षकों ने उनसे पूछा कि आपको टिकट दी जाए तो आप किसके साथ मुकाबला होगा और आप किसको हराएंगे, तो एक एक करके सभी ने संजीव बेनीवाल का नाम लिया कि संजीव बेनीवाल को मैं हरा सकता हूं। तो दोस्तों इससे स्पष्ट है कि जिस एक शख्स को मारने के लिए इतने चेहरे उतावले हैं, तो कहीं ना कहीं उस चेहरे में कोई खास बात जरूर है, और विधानसभा में उसकी राजनीति की गहरी पेठ का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है। तो यही रीज़न रहा संजीव बेनीवाल को टिकट मिली, और इस बार भी यही है, टिकटें मिलेगी तो टिकटों के लिए डिजर्व करने वाले नेताओं को। टिकटें ऐसे नहीं मिलती है, टिकट के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं नेताओं को। तो एसपी सिंह कांग्रेस की अगर टिकट लानी चाहे तो भी वो नज़दीक है, वो कांग्रेस की टिकट है, क्योंकि सुरेश चौधरी कांग्रेस की टिकट लेकर आए थे। अब जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, क्या ये इनमें से कोई बागी खड़ा हो जाएगा फिर अगर एसपी सिंह कांग्रेस की टिकट ले आए? क्योंकि एसपी सिंह ना तो कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, ना वो उनके साथ जा रहे हैं, और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में। तो अगर अब जो बीजेपी ने 2013 में किया वो कांग्रेस ने कर दिया और टिकट ऐसे चेहरों को दे दी, तो फिर बागी खड़ा होना भी स्वाभाविक है। तो ऐसे में क्या होगा? कांग्रेस का बागी, कांग्रेस की टिकट, माकपा, भाजपा, और हो सकता है बजरंग सारण भी कोई निर्दलीय खड़े हो जाए। तो देखने वाला चुनाव होगा, रोचक चुनाव होगा। अभी समीकरण और बदलेंगे, कुछ फैक्टर्स भी काम करेंगे, और जो फैक्टर्स नए नए लागू होते हैं, इसीलिए हम बार बार इस प्रकार की समीक्षाएं करते हैं, क्योंकि अब जो एसपी सिंह ने अभियान चलाया है शुक्रवार से दोस्तों एक्टिव हुई है, और शुक्रवार से हर गांव हर ग्रामीण अभियान, अर्थात हर गांव हर ग्रामीण अभियान, हर गांव में हर ग्रामीण के वो दरवाजे तक पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये अभियान ज़रूर बहुत पहले उनको चला लेना चाहिए था, और इस अभियान से पहले वो क्या टंटोलना चाह रहे हैं? अगर अब गांव में जाकर वो ये टंटोलना चाह रहे हैं कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊं या निर्दलीय लड़ूं, आप हमें बताएं, तो दोस्तों इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। आपको एक पार्टी पकड़नी पड़ेगी, और उसके बाद में अगर आप अभियान चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर इतने समय तक आपने पिछली साल जनवरी में इसकी घोषणा की थी चुनाव लड़ने की, और अब तक आप 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया और यही तय नहीं कर पाए हैं कि आपको जाना किस मार्ग से है, तो फिर बहुत कठिन है आपकी डगर, इसमें कतई संदेह नहीं। लेकिन हम इस प्रकार की समीक्षाएं आगे भी करते रहेंगे, जैसी जैसी हमारे पास सिचुएशन आती है, नेताओं की सक्रियता बढ़ती है, सक्रियता नेताओं की बढ़ती है, तो समीकरण कुछ बदलते हैं, कुछ फैक्टर्स जो है इधर से उधर हो जाते हैं। तो समीक्षा लाजमी है और विश्लेषण जो है वो लाजमी है। हम ऐसे विश्लेषण, ऐसी समीक्षा लगातार करते रहेंगे। अब मैं जिक्र करूंगा दोस्तों कुछ अन्य खबरों का भी। नए एसपी आए हैं हमारे हनुमानगढ़ जिले में, सुधीर चौधरी, और पदभार संभालते ही उन्होंने नशे के खिलाफ और गैंगवार के खिलाफ एक प्रकार से अपना अभियान चलाया है और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। तो एक चीज़ माननी पड़ेगी, नशा अगर वो कम कर देते हैं तो नशे की बदौलत ही अनेकों अपराध, छीना झपटी, चोरी और अपराध, कई तरह के जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने आप इन अपराधों में कमी आएगी अगर आप नशे पर कंट्रोल करते हैं। तो एसपी सुधीर चौधरी की इस संकल्प और इस संकल्प शक्ति के पीछे कितनी जिंदा दिली रहती है ये देखने वाली बात है, और कितनी मेहनत, लगन के, परिश्रम के साथ वो पूरे ज़िले में अपना अभियान चला पाते हैं, इसके ऊपर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। तो इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं, होली का समय नज़दीक है, और क्योंकि जब होली और दीपावली जैसे त्यौहार आते हैं तो एक अभियान सरकार का चलता है मिलावटियों के विरुद्ध, आपने देखा होगा। तो वो अभियान भी अभी तक तो नहीं चला, वो
चलने वाला है, लेकिन उस अभियान की हवा निकालती हुई उस अभियान को लेकर राजस्थान की जनता में बहुत गंभीर एक प्रकार से खबरें निकल कर आ रही हैं। उस खबरों पर आपका ध्यान आकर्षित हम करवाना चाहेंगे। प्रदेश में जो सैंपल लिए जा रहे हैं, उन हर 4 सैंपल में से 1 सैंपल मिलावट का निकल रहा है। 4 सैंपल में से 1 सैंपल मिलावट का मिल रहा है, अर्थात हर चौथा सैंपल मिलावट का जहर आपके सामने बनकर आ रहा है। और ये आंकड़े खुद स्वास्थ्य विभाग ने विधानसभा में दिए हैं दोस्तों। और खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों की भी जो एक प्रकार से पद खाली है, वो भी 76% से अधिक पद खाली है। अगर मैं बात करूं एफएसओ के पद की, तो मात्र राजस्थान में 298 पद है एफएसओ के, और एफएसओ के पद जो खाली है वो 226 है। 298 में से 226 पद खाली है, तो 76% ये पद खाली है। तो कैसे अभियान ये मिलावटियों के विरुद्ध चला पाएगी सरकार? ये यहाँ एक प्रकार से सरकार अपनी इच्छा शक्ति ही मार कर बैठी है यहाँ। और 4.5 साल होने को आए अशोक गहलोत सरकार को, और ये कंडीशन है मिलावटियों के विरुद्ध। और अपराध में भी कहाँ जा रहा है राजस्थान, महिला अपराध में, शोषण में, और जिस प्रकार से जो ग्रेड बढ़ रही है राज्य की, वो चिंताजनक है। लेकिन यही अगर खाद्य सुरक्षा की हम बात करें तो जांच का जिम्मा किसके पास है? इन अफसरों की गैर मौजूदगी में दोस्तों। चाहे वो रेडियोग्राफर हो, या वो लैब टेक्नीशियन हो, या नर्सिंग स्टाफ हो, या फिर कोई बाबू हो, इनके हाथ में है ये सैंपलों की जांच। और एक मैं और आपको तथ्य बता दूं, मिलावट के 2019 से लेकर 2022 तक 34,525 मामले सामने आए हैं पूरे प्रदेश में। 34,525 मामले 2019 से 2022 तक, दिसंबर तक के ये आंकड़े हैं। और उन आंकड़ों में से 9,165 मामले मिलावट के जहर के हैं। 9,165 मामले, और उन 9,165 मामले अर्थात 27% मामलों में से 507 मामले ही कोर्ट तक पहुंचे हैं। तो कैसे न्याय मिलेगा, और कैसे मिलावटियों के हौसले पस्त होंगे? ऐसे में तो हौसले बुलंद होंगे। तो ये स्थिति है राज्य सरकारों की। अब होली का त्यौहार भी पास में है, मिलावटियों की कुछ मिलावटियों के सैंपल भी लिए जाएंगे, और मिली भगती भ्रष्टाचार चरम पर है इस विभाग में। और यही कारण है कि मंथली बंदी सिस्टम इनका, दोस्तों आप किसी शहर में चले जाओ, इनके एक आध अफसर ऐसे होंगे जो उगाई करते हुए दुकानों पे आपको मिल जाएंगे। और इस प्रकार से इनका स्टिंग करने की आवश्यकता है, इनको नंगा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मिलावट का जो जहर है वो हर व्यक्ति को परेशान करता है। और आज अस्पतालों में जो भीड़ देखी जा रही है, और चिरंजीवी योजना जिस प्रकार से बढ़ानी पड़ रही है, और जिसमें लोगों का लाभ का दायरा जो है, जो लाभान्वित होने का, वो बढ़ता जा रहा है, वो दोस्तों ऐसे ही नहीं बढ़ता जा रहा। और जिस प्रकार से अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है, रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे स्थिति बड़ी चिंताजनक है। कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को आपको मिलावटियों पर अंकुश लगाना होगा, स्वतः ही बहुत सी बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है जो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया और भारत का 4 टेस्टों की श्रृंखला चल रही है, और अब तक 2 टेस्ट समाप्त हो चुके हैं। और भारत ने दूसरा टेस्ट भी एक प्रकार से 6 विकेट से जीतकर 115 रन का टारगेट था, उस टारगेट को पार करके भारत ने 4 विकेट खोकर दूसरे टेस्ट को जीत लिया, और 2-0 से श्रृंखला में बढ़त बना ली है। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 263 तक चली थी, भारत खेली 262 पर ऑल आउट हुई थी, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया फिर खेली, लेकिन 113 रन पर ऑल आउट कर लिया भारत ने। और इस प्रकार से 115 रन का टारगेट मिला था भारत को, लेकिन 4 विकेट खोकर ही 118 रन बनाकर ये टेस्ट भारत ने जीत लिया है।
और इस टेस्ट से मात्र 25 रन ही बना पाए थे, लेकिन 25,000 रन पूरे किए हैं विराट कोहली ने। तो ये रही, और अगले 2 टेस्ट है उसमें कैसा रहेगा प्रदर्शन भारत का, देखने वाली बात है। एक भी टेस्ट अगर भारत जीती है तो श्रृंखला पर कब्जा कर लेगी भारत की टीम। अब आज क्या खास है 19 फरवरी को दोस्तों, 1630 में आज ही के दिन मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक, और जिनको हम गोरिल्ला युद्ध का जनक भी कह सकते हैं, उनके द्वारा ही इस शैली को इजाद किया गया था। उस शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का आज के दिन जन्म दिवस है। उनकी जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है, और देश के चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री पीएम मोदी हो, सभी ने शिवाजी महाराज के अनेकों इस प्रकार के कार्यक्रम में आज भाग लिया। और इसी के साथ अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 1915 को महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का भी आज ही के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है आज ही के दिन। तो दोस्तों आज रविवार है, मंडियों में अधिकांशतः भाव नहीं होते हैं। मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो आज 19 फरवरी को 17 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहा। कुछ परिवर्तनशील मेघ भी आपको दिखाई दिए, और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। 100% बादल दिन भर छाए रहे थे, देर शाम तक, रात्रि तक भी 100% बादल छाए रहेंगे। 20 फरवरी को कल कैसा रहने वाला है मौसम, और कल 20 फरवरी को सोमवती अमावस्या भी है दोस्तों। इस दिन स्नान करना, पवित्र नदियों में, गंगा में स्नान करना विशेषकर बहुत शुभदायक और फलदायक और पुण्यकारी माना जाता है। और इसी के साथ पितृ शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए ये दिवस बहुत ही दुर्लभ दिवस है, जो कि आपको याद होगा, आपने कथा कहानियों में सुना होगा। पांडवों ने महाभारत काल के समय इस सोमवती अमावस्या का इंतजार करते करते बहुत लंबा समय बीता था। उसके बाद में युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि कलयुग में हर महीने सोमवती अमावस आएगी, और इसी प्रकार सोमवती अमावस आती रहेगी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई इंतजार करने वाला नहीं होगा। तो सोमवती अमावस बहुत शुभ फलकारी आज भी मानी जाती है, इसमें कतई संदेह नहीं। और इसमें जो स्नान करने का समय है वो एक बहुत पवित्र समय माना जाता है। तो दोस्तों 20 फरवरी को कल सोमवती अमावस को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 19 से 27 डिग्री टेम्परेचर दिन में, और 30 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में दोपहर को रहेगा। तो 1 डिग्री का फिर इजाफा हुआ है कल की बनिस्बत, आज की बनिस्बत। और 26 से 30 डिग्री देर शाम तक रहेगा। 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और 90 से 100% बादल दिन भर रात्रि तक छाए रहेंगे। आसमान में बादल रहेंगे, परिवर्तनशील मेघ है वो आप देखेंगे। 20 से 23 डिग्री टेम्परेचर देर शाम रात्रि तक भी रहेगा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी हवा चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे रूबरू होंगे 7 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।